मैं नमन करता हूँ सभी महापुरुषों को जिनकी बदौलत आज हम स्वतंत्रता के साथ अपने मन और विचार के साथ अपने जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काम करने में कामयाब हो पा रहे हैं। ऐसे सभी महान शख्सियत को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए आज जी लाइफ लाइन कंपनी के कार्यालय के रूप में उद्घाटन के अवसर पर हम सब लोगों के बीच हमारे छोटे भाई महुआ विकास के यशस्वी प्रमुख आदरणीय सुधीर मौर्य जी और आपकी इस कंपनी के मुझे 4-5 सहयोगी साथी नजर आ रहे हैं। सभी सम्मानित साथियों का और क्षेत्र के सभी अपने बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, प्यारे बच्चों का, बाहर हमारी माताएं बहनें भी हैं उनका भी, और पत्रकार बंधुओं का, सुरक्षा कर्मियों का मैं हृदय की गहराई से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। और जैसा कि अभी आने के बाद मुझे ज्ञात हुआ कि मैं किस कार्य के लिए आया हूँ, मैं किस कार्य के लिए आया हूँ। जब मुझे आमंत्रण मिला तब भी मुझे नहीं पता था, मुझे इतना ही पता था कोई प्रतिष्ठान का उद्घाटन होना है और मैं चला आया। लेकिन यहाँ पर आने के बाद जो इस कंपनी का उद्देश्य है, निश्चित रूप से यह आज तक दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। और कोई भी व्यक्ति हो या दुनिया का कोई भी जीव हो, सबसे पहले अगर किसी चीज के लिए लड़ता है तो वह है उसका स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य के लिए जरिया। जरिया क्या है? यहाँ पर दोनों ही चीजें आपको मिलने वाली हैं। एक तो कंपनी के प्रोडक्ट्स जो कुछ कंपनी स्वयं बना करके देगी, और दूसरे प्रोडक्ट्स जो स्वयं आपको बनाने हैं, आपको भी बनाने हैं, कंपनी भी बनाएगी। दोनों लोगों को मिलकर के जो सबसे बड़ा संकट है बेरोजगारी के संकट को दूर करना। और हम सब जानते हैं, एक सच्चाई से अवगत है कि सरकारी नौकरी कभी भी रोज आपको बेरोजगारी कम ना कर पाएगी। बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए आज पूरी दुनिया में जो हमारा आंकड़ा है, आंकड़ा तो मैं एक विधायक होने के नाते में जानता हूँ, आप किसी भी ग्राम पंचायत या किसी बस्ती का आबादी आप विकास खंड मुख्यालय या जिला मुख्यालय से आप जब लेते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ ज्यादातर बस्तियां आप देखेंगे 2011 की जनगणना में अगर वो 500 दर्ज है तो आज की तारीख में वो 1000 से भी ज्यादा है। और अगर 2011 की जनगणना के अनुसार हम 120 करोड़ होते हैं तो आप सोच सकते हैं, आप तो रिकॉर्ड में बात कर रहा हूं, हमारा आंकड़ा कितना ज्यादा होगा। मुझे तो लगता है कि हमारी आबादी चाइना की आबादी को भी पार कर चुकी है। मैं कमी बच्चों पर ये बात कहता हूं क्योंकि हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, और अगर मीडिया के लोग हो गए, अब तो मुझे लगता है कि मुझे डर नहीं लगता कि आप लोगों को छापना है तो छापो मेरी बात कि सरकार का, सरकार की आंकड़ा गलत है। अगर इसकी परख करनी है तो आप अपने गांव से आप शुरुआत कर सकते हैं कि अपने गांव में आप आंकड़ा ले लो कि आपके गांव की आबादी 2011 के अनुसार क्या थी और आज आपको लगभग 2 गुना मिलेगी। तो हम 120 करोड़, 130 करोड़, 135 करोड़ में कैसे रुके रहेंगे? जो सरकारी आंकड़ा बताता है वो भी ये कहता है कि पूरी दुनिया का हर 18वां आदमी हमारी भारत की धरती पर पैदा हो रहा है। क्या? हर 18वां आदमी, हर 18वां आदमी हमारी भारत की धरती पर पैदा हो रहा है। और हम जिस प्रदेश में रहते हैं, जिस प्रदेश में रहते हैं, उस प्रदेश की आबादी पूरी दुनिया के सबसे बड़े 6वें नंबर पर आती है। देश, आपके प्रदेश की आबादी दुनिया के बड़े देशों को लेकर के 6वें नंबर पर आती है। आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ आबादी का आंकड़ा क्या होगा।
पूरी दुनिया का 18वां इंसान हमारे यहाँ पैदा होता है और पूरी दुनिया की धरती का जो जियोग्राफिकल एरिया है उसका महज 4% हमारे पास है। कितना? 4%। 4% यूं कहें हम जमीन हमारे पास है। पूरी दुनिया का जो पेयजल है 2% पानी आपके पास है और जनसंख्या आपकी 18%। परसेंट का मतलब आप समझ रहे ना, पूरी दुनिया के आंकड़े में बता रहे हैं। पूरी दुनिया के आंकड़े में 18% आबादी, 4% जमीन, 2% पानी। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में संकट क्या आने वाला है। बहुत गंभीर संकट हो सकता है और ये बेरोजगारी की समस्या हम स्वयं अगर चाहें तो कम कर सकते हैं, बाकी कोई सरकार कभी खत्म नहीं कर सकती है। आज जिस तरीके से दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता जो रही है यह हमारे लिए बहुत घातक रही है और जब तक हम ग्राउंड लेवल पर नहीं समझेंगे तब तक इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। जैसे आप सोच सकते हैं छोटी छोटी चीजें, अभी दीपावली का पर्व आएगा, पिछले 1 वर्षों से लगातार हम लोग मुहिम चला रहे हैं कि चाइनीज प्रोडक्ट मत खरीदो। चाइना हमें खुशहाल नहीं देखना चाहता, हमें नेस्तनाबूद करना चाहता है, हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहता है, युद्ध करके भी हमारा नुकसान करना चाहता है और हम जाने अनजाने उसी का व्यवसाय बढ़ा रहे थे। हम जाने अनजाने उसी का व्यवसाय बढ़ा रहे थे। जितने मोबाइल आपके हाथ में दिखेंगे, छोटी छोटी चीजें आप सोच लें, जो सबसे बेकार चीज होती है, जिसकी गुणवत्ता से कोई मतलब नहीं होता। उदाहरण दे सकते हैं खिलौना। खिलौना खिलौना तो केवल खेलने की चीज है, तो कब तोड़ करके फेंक दिया जाए उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई उसका मूल्य नहीं है। खिलौने जैसी चीज पर भी हम चाइना पर आश्रित हो गए। खिलौने के व्यवसाय में भी चाइना हमसे व्यवसाय कर रहा। आज भारत की धरती पूरी दुनिया के लिए बाजार बन गई, पूरी दुनिया के लिए बाजार बन गई। दुनिया के किसी देश के लोग आकर के हमारे यहाँ बेच रहे। हमारे यहाँ जनसंख्या है, हम एक केवल कंज्यूमर कंट्री के रूप में हमारी पहचान बन के रह गई। हम कंज्यूमर कंट्री के रूप में हैं, जहां पर दुनिया के उपभोक्ता पैदा होते हैं। हम दुनिया को कुछ बना करके देने का काम नहीं कर रहे। तो निश्चित रूप से इन परिस्थितियों में आपके पास अवसर है। अगर कंपनी से मैं चाहूंगा कि आपकी कंपनी के और उच्च जो अधिकारी होंगे वो लोगों के बीच में आकर के इसको प्रमोट करने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए और कैसे हमारा लक्ष्य सुगम हो, कैसे यहाँ पर बैठा हुआ एक एक व्यक्ति इसके मूल को समझ सके और इसके जब मूल को समझ लेगा तब इसके मूल्य को भी समझने का कार्य करेगा। जब इसके मूल्य को समझ लेगा तो उस दिशा में वो बढ़ जाएगा, उस दिशा में वो काम करना शुरू कर देगा। तो निश्चित रूप से आप सब लोगों से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि कंपनी का जो उद्देश्य है वो बहुत ही अच्छा है, नेक है, दूरगामी प्रभाव लेके आने वाला है और आने वाले समय के लिए जो संकट है उसका समाधान है। आज बीमारी जो बढ़ रही थी, आपने देखा कि पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है, अभी भी जूझ रही है। एक छोटा सा वायरस जिसको आप अपनी नग्न आंखों से देख भी नहीं सकते, उसने अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश, इटली जैसे जिनकी स्वास्थ्य सुविधाएं हमसे 50 गुना ज्यादा बेहतर है, इटली जैसा देश जिसकी कमर बन गई, अमेरिका जैसे देश की कमर तोड़ दिया। एक ऐसा वायरस इतना छोटा सा है जो आपको दिखाई नहीं पड़ता, जो जीवन और मृत्यु के बीच की कड़ी है। और लगभग पूरी दुनिया का इतिहास रहा है कि जब जब दुनिया प्रकृति से दूर हुई है तब तक संकट आया है। आप बहुत पहले का इतिहास देखेंगे, बहुत सारी सभ्यताएं बनी और नष्ट हो गई। अगर मैं एक शब्द में पूछूं कि भाई सबसे ज्यादा चर्चा आप लोग करते हैं, सिंधु कालीन सभ्यता की चर्चा करते हैं,
तो सिंधुकालीन सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता कैसे नष्ट हो गई, मैं पूछूं तो एक लाइन में जवाब किसी के पास नहीं होगा। लेकिन समझने की बात यह है कि कोरोना जैसी बीमारी ही, प्राकृतिक असंतुलन ही सिंधु घाटी जैसी सभ्यता को नष्ट करने का कार्य किया। और जब जब प्रकृति का अपना सिद्धांत है, चेंज द लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का अपना सिद्धांत है, जब आप प्रकृति से दूर जाओगे तो प्रकृति आपको कोई न कोई बहाना बना करके आपको नष्ट कर देगी। क्योंकि दूर जाओगे तो आप प्रकृति को नष्ट करने का कार्य करोगे। आज हमारे अंदर अहंकार हो गया कि हम साइंटिफिक इन्वेंशन से दुनिया को बढ़ाने का कार्य करेंगे। कभी नहीं, नेवर। आप प्रकृति को चुनौती नहीं दे सकते हो। प्रकृति और विज्ञान दोनों को साथ लेकर के चलोगे तब तो निश्चित रूप से सफल हो पाओगे। अगर आप प्रकृति और विज्ञान दोनों को साथ लेकर के नहीं चलोगे तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हो। इसलिए हमारे मनीषियों ने कितना बल दिया, कितने सारे लोगों ने एक एक पेड़ काटने के लिए कितना विरोध किया, कितने बड़े बड़े आंदोलन हुए। लोग पेड़ों से चिपक जाते थे, भैया पेड़ मत काटो। हम जाने अनजाने कितना बड़ा अपराध करते हैं, हमको इसका बोध नहीं होता। आप सोचिए, आपके द्वारा दिन भर इस प्रकृति को क्या दिया जाता है? इस प्रकृति से ही आपका जीवन है, इस प्रकृति से ही हमारा जीवन है। इस प्रकृति को हम क्या देते हैं? हम इस वायुमंडल को क्या देते हैं? जो धरा पर पानी है, धरा के भीतर पानी है, भूगर्भ जल को हम क्या देते हैं? और हम दिन भर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर रहे हैं। हमारे वाहन, तरह तरह के इक्विपमेंट्स, चाहे आपके घर का चलने वाला एसी हो, चाहे आपकी मोटरसाइकिल हो, चाहे आपका ट्रैक्टर हो, चाहे आपकी बस हो, हर चीज क्या कर रही है? इस प्रकृति को बिगाड़ने का कार्य कर रही है। इस प्रकृति में लिमिटेड मात्रा में ही तो ऑक्सीजन है ना। और हम जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा तो असंतुलन फैलेगा कि नहीं फैलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड आज बढ़ती जा रही है। जो ऊपर से पराबैंगनी किरणें आती थी, आज वो ओजोन की परत भी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से पराबैंगनी किरणों के जमीन पर आने की संभावना तीव्र मात्रा में बढ़ती जा रही है, जिससे तरह तरह की बीमारियां होने की आशंका बढ़ती जा रही है, जिसका इलाज हमारे पास नहीं होगा। आज अमेरिका की कमर क्यों टूटी, इटली की कमर क्यों टूटी? कोरोना से कोई आपको मिला, कोई भिखारी भरा क्या? कोरोना से कोई भिखारी मरा, किसी को जानकारी है? नहीं। कोरोना से कोई मजदूर मरा क्या? कोरोना से कोई आदिवासी वनवासी मरा क्या? कोरोना से कौन मरा? जो या तो बहुत शारीरिक रूप से बीमार रहा है और या तो जो एसी का सेवन करने वाला व्यक्ति रहा है। ये आप जिस भारत भूमि में पैदा हुए, यहाँ पर अलग अलग 6 ऋतुएं हैं। 6 ऋतुओं का अलग अलग तापमान होता है और वह तापमान हमारे शरीर में तरह तरह के एडाप्टेशन, हमारी अंदर की इम्यूनिटी को पैदा करने का काम करता है, प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति पैदा करने का कार्य करता है। और जब हम उससे दूर हो जाएंगे, आप सोचें, गांव में ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो अभी भी जूते चप्पल नहीं पहनते, मिलते हैं? किसी को जानकारी कोई होती है? कोई न कोई आपको एक नजीर मिल जाएगी कि आज भी वो जूते और चप्पल नहीं पहनते, वो सड़क पर पैदल चल सकते हैं, कंकरीट वाली सड़क पर चल सकते हैं। और जिस बच्चे ने जन्म से ही जूते और चप्पल ले लिया, उसको एक दिन आप कंकरीट पर चढ़ा करके दिखाइए, इसी सड़क पर चल करके देखें, 500 मीटर चलने के बाद पैर में छाले हो जाएंगे। तो हम जितना प्रकृति से दूर जाएंगे उतने ही हम कमजोर होते जाएंगे, और जितना प्रकृति के करीब रहेंगे उतना ही हम सशक्त रहेंगे, उतना ही मजबूत रहेंगे। तो निश्चित रूप से मैं आप सब लोगों से आह्वान करना चाहूंगा कि हम सब लोग यह आज जो मैं बताना चाह रहा था, मिलावटी भोजन, हमारी अनियमित दिनचर्या, प्रकृति के खिलाफ हम जितना काम करते रहे उतनी ही ज्यादा बीमारियां हमारे पास आती रही। जाने अनजाने ऐसी ऐसी चीजों का इस्तेमाल, वो कौन कौन से तेल जो लोग इस्तेमाल करने लगते हैं, नया तेल आता है, टेलीविजन पर प्रचार आता है और आप उसी के पीछे चल देते हैं।
और फिर बीमारी को अपने घर ले आते हैं। तो अगर बीमारी से बचना है तो ज्यादा से ज्यादा चीजों का जो आपके बीच में निर्मित हो, जिसकी गुणवत्ता के बारे में आप जानते हैं, उसका इस्तेमाल करेंगे, उसको बढ़ावा देने का काम करेंगे। एक तो ये कि आपको किसी पूंजीपति पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, आपका पैसा किसी पूंजीपति के पास नहीं जाएगा, आपका पैसा आपके बीच में बटेगा और आपको स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा। आप सब लोगों का पुनः मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए कंपनी के सभी सम्मानित साथियों के लिए मैं कामना करता हूँ कि आप सब दिन रात खुशहाली के पद पर, तरक्की के पद पर अग्रसर होते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत